और यहां पर कुछ दलाल टाइप लोग बैठकर और मोदी नामा पढ़ रहे हैं हंसते हुए। दुर्भाग्य है। मुझे दो कारण बताएं कि मोदी जी की किस तरह से आलोक जी आपकी भाषा मुझे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी दिखाना है। पूरा करने दीजिए आलोक जी। मैं हूं यासर मलिक। लेकिन उसके बावजूद मोदी नामा पढ़ने से ये तमाम जितने जो सेफोलॉजिस्ट अपने आप को कहते हैं वो पूरी तरह से चूक नहीं रहे, क्योंकि हरियाणा में महाराष्ट्र में चुनाव है, मोदी जी की इज्जत तो बचानी पड़ेगी। मेरे केवल 5 पॉइंट में रख लेता हूं, उसके बाद में आप टिप्पणी कीजिए उस पर। मेरे पैसा लेकर इस तरह के सर्विस करते हैं। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। एक सवाल लिया कि बेस्ट पीएम कौन है, और अंजना जी आपने भी दोनों बाहें फैलाकर कह दिया। चिल्लाना बंद कीजिए, मैं अभी भी मौका दे रही हूँ, बोलिए। जी ये प्रायोजित कार्यक्रम था। लोकसभा इलेक्शन 2024 को खत्म हुए भी 2 से ढाई महीने ही हुए हैं कि गोदी मीडिया एक बार फिर से मोदी जी के ग्राफ को बढ़ता हुआ दिखाने लगी है। गोदी मीडिया की तरफ से एक सर्वे आया जिसमें मोदी जी का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखा, जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा खिसिया गए। आलोक शर्मा ने ऐसी धज्जियां उड़ाई है कि आज तक इतनी धज्जियां किसी ने नहीं उड़ाई होंगी गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया एंकर अंजना कश्यप को लताड़ा, साथ ही साथ सी वोटर के जो डायरेक्टर थे यशवंत देशमुख, उनको खूब जमकर लताड़ा, उनको दलाल कहा, पैसे लेकर सर्वे करने वाला कहा, बीजेपी का एजेंट बताया। मतलब इस तरीके से उनकी खूब धज्जियां उड़ाई। अंजना कश्यप को भी खूब जो है लताड़ा है आलोक शर्मा ने। मैं कह नहीं सकता, आप लोग ये पूरी डिबेट देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि गोदी मीडिया एक्टिव हो गई है। 4 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं तो मोदी जी की तारीफ करने पर लग गई है गोदी मीडिया। यही बात आलोक शर्मा ने कही है और उसके बाद आलोक शर्मा ने किसी को नहीं बख्शा। साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी अपनी बेइज्जती कराई इस डिबेट के अंदर। आलोक जी आपको भी सीटों का फायदा हो रहा है, ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता राहुल गांधी से डबल से भी ज्यादा है, वो भी तीसरी बार सरकार में आने के बावजूद। ये मुझे लगता है कि ये सही बात है कि आप लोग गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर, नेतृत्व क्षमता के मामले में नरेंद्र मोदी हर बार की तरफ बाजी मार ले जा रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि यशवंत देशमुख जैसे हमारे जो साथी हैं, और ये एक नया पैटर्न मोदी नामा पढ़ने का है, इस तरह के सर्वेज लाकर 2 महीने की सरकार, 2 महीने में 4 बिल वापस हो गए, और आप देखिए मोदी साहब का ग्राफ बढ़ रहा है। 1.5 लाख वोट से हारते हारते बचे हैं बनारस में, लेकिन 52% लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यशवंत देशमुख साहब शायद टोटल भी नहीं कर पाए तमाम परसेंटेजेस का। खराब काम, अच्छा काम, बुरा काम, कहीं 68 आ रहा है, कहीं 72 आ रहा है, कम से कम टोटल तो 100 कर लेते हैं। आलोक जी ये मोदी नामा पढ़ने का एक नया स्टाइल है। इसमें क्लैरिटी ला देते हैं, क्योंकि एक हिस्सा ऐसा भी था जिसने कहा कि हम कह नहीं सकते, हमने कह नहीं सकते का नंबर स्टेट्स में भी नहीं दिखाया है और इसमें भी नहीं दिखाया। उसकी वजह यह है, बाकी आप पूरा कर लीजिए। तो चूंकि आप इतना पर्सनल एक्यूजेशंस उन पर लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको भी मौका मिलना चाहिए उसका जवाब देने का, लेकिन आप पूरी कर लीजिए अपनी बात। देखिए मुझे लगता है कि जिस सरकार ने 2 महीने में 4 यू टर्न लिए हों, मैं तो धन्यवाद करूंगा यशवंत देशमुख जी का। ये अभी भी 400 पार का नारा क्यों नहीं लगा रहे? इनको लगाना चाहिए। हरियाणा में बैठा हूं मैं, हरियाणा में इन्हीं के सी वोटर ने, इन्हीं ने टीवी पर बैठ के कहा था कि हरियाणा में बीजेपी की 83 सीट आ रही, 90 में से आई थी 40, और इस बार तो पूरा हिंदुस्तान का मीडिया 400 पार का नारा लगा रहा था बीजेपी के साथ साथ। क्या वो 400 पार हो गया था? ये हथियाई हुई सरकार है, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई के द्वारा हथियाई हुई सरकार है। ये बजट में आया तो बजट में भी 2 राज्यों को सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बावजूद मोदी नामा पढ़ने से ये तमाम जितने जो सेफोलॉजिस्ट अपने आप को कहते हैं वो पूरी तरह से चूक नहीं रहे, क्योंकि हरियाणा में महाराष्ट्र में चुनाव है, मोदी जी की इज्जत तो बचानी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल साइकोलॉजिकल आई वॉश है और पूरी तरह से लोगों को भ्रमित करने का एक ये शो है। आप देखिए किस तरह से इन्होंने कहा, एक सवाल लिया कि बेस्ट पीएम कौन है, और अंजना जी आपने भी दोनों बाहें फैलाकर कह दिया। अरे भाई, जो व्यक्ति 1966 में चला गया, फैला के क्या होता है सर? तुलना आज के प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं आप भी। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने भी पूरा कहा कि भाई मोदी नामा, मैं फिर कहूंगा, दोनों बाहें फैलाकर कहना एक मुहावरा है और उसमें कहीं कोई आपत्तिजनक नहीं है। वापस आता हूं, जिन लोगों ने इंदिरा जी की डेथ के बाद जिनका जन्म हुआ, वो कितनी परसेंटेज है देश के अंदर? 1984 के बाद आज यंगेस्ट नेशन है। आज कितने लोग हैं?
145 करोड़ लोगों में 1,36,00,000 का डाटा लेकर आप पूरी तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आज तक चैनल के माध्यम से। देशमुख साहब, ये ठीक नहीं है। आप मुझे बताइए, 145 करोड़ लोगों का आपने मूड भांप लिया केवल 1.25 लाख लोगों से बात करके, और मोदी जी की बल्ले बल्ले कर दी आपने। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के शो चलाए जाते हैं। मुझे सख्त आपत्ति है कि भारतीय लोकतंत्र और वोटर्स का अपमान है पूरी तरह से। ठीक है आलोक जी, अच्छा है। देखिए, आपको चलाने आप तमतमा कर जितना बोल सकते हैं आप बोलिए, और आपकी हर बात सिर आंखों पर। एक सेकंड सर, अब सुनिए ना सर, आपने बहुत बोल लिया, आप नॉन स्टॉप बोलिए, अब सुनिए मेरी बात। आलोक जी, बहुत हो गया, आवाज नीचे कीजिए इनकी। आलोक जी देखिए, आप तमतमा कर बोलिए, आप गुस्सा कर बोलिए, आप प्रश्न कीजिए, अच्छी बात है, आपके प्रश्न सिर आंखों पर, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, मैं बोल रही हूं इस वक्त, अब आपको भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप एक तरफा एक व्यक्ति पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि आज तक इंडिया टुडे सी वोटर का ये सर्वे आज नहीं, कितने दशकों से चल रहा है? 22 साल हो गए हैं काउंट करते हुए। 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे तमाम उतार चढ़ाव इसमें आए हैं, जिसमें जनता का मूड भांपने के लिए एक कोशिश होती है। अंजना जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपने दिखाया कि कामकाज अच्छा या खराब है। आपने 72% का ब्रेकअप दिखा दिया। 72 में से 34% क्या है? 34% मोदी जी के खिलाफ है। और उसके बाद आपने 28% दिखाया ही नहीं कि वो पक्ष में है या विपक्ष में। मतलब इस चालाकी को भी उजागर ना करें हम यहां पर बैठकर। इस तरह के शो दिखाकर केवल और केवल कह नहीं सकते, आपने सुनी मेरी बात? कह नहीं सकते वाले 28% थे। हर कैटेगरी में कह नहीं सकते वाले, जिन्होंने कहा हम नहीं बोलेंगे इस पर, हम इस पर जवाब नहीं देना चाहते हैं। अंजना जी, अरे आप डाउट पूछे, हम उसका जवाब भी ना दें। अंजना जी, यही तो बाजीगरी है आंकड़ों। अंजना जी, यही आंकड़ों की बाजीगरी। केवल तो आपने भगवान का नाम लिया होता तो उद्धार हो जाता, जितना मेरा नाम आज। और मोदी जी, मैं फिर कह रहा हूं, आलोक जी, आप तापमान थोड़ा सा नीचे कीजिए, अच्छे से बात कीजिए। अंजना, आलोक जी, मैं एक काम करूं, अब चूंकि बहुत समय हो गया, मैं सुन रहा हूं। अंजना जी, गलत बात, थोड़ा सा नहीं, गलत बात नहीं है सर। गलत बात आलोक जी, आप लोग जब बोलते हैं ना तो अपनी बात नहीं सुनाई देती है। आलोक जी, मैं अगर 5 केवल पॉइंट रख दूं अपने एनालिसिस के 5 पॉइंट रखता हूं। आप अगर असहमत हो हमारे पॉइंट से तो आप जरूर बोलिए, आपकी ये बात सिर आंखों पे। आलोक जी, मैं एक विश्लेषक की हैसियत से केवल 5 अपने एमओटीएन के पॉइंट रखना चाहूंगा। ना आपसे, आपका गजब है भाई। एक मिनट आलोक जी, मैं अपने 5 एनालिटिकल पॉइंट रख दूं जो इस एमओटीएन की फाइंडिंग में। आप मेरे पॉइंट रखने के बाद आप मुझ पे सवाल उठाएंगे ना? मेरे पॉइंट छोड़िए ना भाई, आप देशमुख जी, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? मुझे मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? क्या है इरादा? कितना पैसा किस तरह से मुझे बोलने की और किस तरह से इस तरह के सर्वे चलिए ठीक है, बनाने आप वाले अपने को सर्वे दिया की जा बात करें। ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली है। आपने सर्वे पर जितने प्रश्न उठाने थे उठा लिए हैं, क्योंकि आपका सारा एनर्जी उसी में गया है। भाई, आप शहजाद भाई के साथ में एक तर्क वितर्क कीजिए। आप नेता हैं, शहजाद भाई नेता हैं, हम और संजय जी यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों को एनालिसिस के हिसाब से करना। आप प्रॉक्सी बीजेपी। अच्छा, मुझे मेरे केवल 5 पॉइंट में रख लेता हूँ, उसके बाद में आप टिप्पणी कीजिए उस पर। मेरे पैसा लेकर सर्विस ये सुनने के लिए तैयार होंगे मेरी बात? 5 पॉइंट, आप अपनी बात बोलिए। मैं अपनी बात रखता हूँ। देखिए, अभी यशवंत देशमुख जी जो कह रहे हैं और जो आंकड़े चला रहे हैं वो पूरी तरह से अलग अलग चीजें। इनका कहना है बीजेपी परेशानी में, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, बीजेपी परेशानी में, भावनात्मक मुद्दे और दिल के मुद्दे कहीं नहीं है, रोजमर्रा के मुद्दे ऊपर आ गए और उसके बावजूद बीजेपी की सीट बढ़ रही। 2 महीने में 4 मुद्दों पर यू टर्न लेकर भाग गई सरकार। अभी मैंने तमाम आंकड़े बताए। राहुल गांधी जी का ग्राफ गिर गया, वो लाखों वोटों से 2 जगह से जीत गए, और मोदी जी दर्जनों नॉमिनेशन ग्राफ गिर गया और बनारस का बड़ा मुश्किल से हार से बचे। वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइए। आगे आलोक शर्मा भी, गोदी मीडिया एंकर अंजनम कश्यप और यशवंत देशमुख जो सी वोटर के डायरेक्टर, इनके और धज्जियां उड़ाने वाले, इनको दलाल कहने वाले, बहुत ज्यादा बहस गरमाने वाली है। तो पूरी डिबेट देखकर जाइए, आज अच्छी तरीके से क्लास लगाइए, क्योंकि मैं इतना नहीं चिल्ला सकती इनकी तरह। प्लीज आलोक जी, आई एम मेकिंग अ वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज डोंट मेक इट अ शाउटिंग मैच, प्लीज सर। एक बहुत बड़ा इशू आशुतोष जी बनता हुआ हर जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन नेशनल फ्रंट पर हम देखें तो महंगाई 15% के साथ वो भी एक बड़ा इशू उभरता हुआ दिख रहा है। महंगाई भी एक इशू है।
देखिए, बेरोजगारी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं कि बेरोजगारी कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ी बात ये, और मैं तो देख के हैरान रह गया कि जिस तरीके से रिजर्व बैंक ने कहा कि पिछले 4 सालों में 8 करोड़ अगर रोजगार है, अगर 8 करोड़ रोजगार लोगों को मिला है तो फिर ये हरियाणा में जो 46-47% दिखाई पड़ रहा है, महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है 47%, जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ रहा है, तो ये कहां से आंकड़े आ रहे हैं? और इनके बीच में और महंगाई के आंकड़े के बीच में अगर आप देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क दिखाई पड़ा। और सिर्फ इस चुनाव में नहीं, बल्कि इस चुनाव के पहले भी जितने सर्वे में, हर सर्वे में बेरोजगारी टॉप पर है। तो सवाल यह है कि सरकार को इसको लेकर बहुत गंभीरता के साथ बात करनी चाहिए। एक अच्छी बात यह हुई कि जब इस बार बजट आया तो उसमें कम से कम इंटर्नशिप योजना के बारे में बातचीत की, जो इस बात का रियलाइजेशन था कि कम से कम बेरोजगारी को सरकार एक मुद्दा मानती है। हाँ। और अगर यह मुद्दा इसी तरीके से बढ़ता रहा तो दो दिक्कतें बहुत अच्छी तरीके से होंगी। एक, लोगों के अंदर एक आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि बेरोजगारी का मतलब क्या? युवा अगर बेरोजगार है तो फिर क्या होगा? समाज के अंदर चोरी होगी, डकैती तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक अनसर्टेनिटी बढ़ती समाज के अंदर, सोशल कॉन्फ्लिक्ट उससे बढ़ता है, और ये उस दिशा में मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसलिए सरकार को फौरन बेरोजगारी पर कंट्रोल करना चाहिए। और हरियाणा तो ट्रेडिशनली पिछले 4-5 साल से लगातार देखें 40% के नीचे में आंकड़ा जा ही नहीं रहा। ठीक है, ये तो हुआ कि क्या सरकार को उस पर करना चाहिए, लेकिन आपके लिए सिर्फ एक सबसे बड़ा टेक अवे, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्या अभी भी उस तरह से तीसरी बार सरकार में आने के बावजूद बरकरार है? 240 सीटें बीजेपी की आई, जो कि सभी इंडिया गठबंधन की पार्टियों को जोड़कर भी ज्यादा है, लेकिन अगर उनकी लोकप्रियता दिखती है तो गुस्साने से कुछ नहीं होगा। ये 15 जुलाई से लेकर अभी तक का है। इट्स टू अर्ली टू रीच टू एनी कंक्लूजन। जो लोकसभा का नतीजा है, मुझे लगभग वही नतीजा अभी भी दिखाई पड़ रहा, उसमें 19-20 का भी फर्क नहीं है भाई। 240 से 243 यही है, या 293 से 296 वोट परसेंट में भी 1% के इधर उधर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी इट्स टू अर्ली कुछ भी कहना या किसी टिप्पणी करना। लेकिन एक चीज जो दिखाई पड़ रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी को जो गेन लोकसभा के चुनाव में मिला था, वो गेन अभी भी बरकरार है। बस इतना कहूंगा, उसमें कोई जबरदस्त उछाल है ऐसा नहीं। आपका ऑब्जर्वेशन नहीं, लेकिन 4 सीटें बीजेपी बढ़ रही है और 6 सीटें कांग्रेस बढ़ रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है और ये नंबर सामने दिखाई दे रहे हैं, चाहे उसको कोई एक्सेप्ट करना चाहे नहीं करना चाहे, आंख पर पट्टी बांध ले, उससे कुछ नहीं होगा। आलोक जी, देखिए आपके साथ शुरुआत करते हुए, देखिए फायदा आपको भी हो रहा है 4 में, लेकिन ये सच है कि कांग्रेस पार्टी की भूमिका को लेकर जनता उत्साहित दिख रही है, उनके विपक्ष के कामकाज को देखकर, और एक बड़े चैलेंजर के तौर पर देख रही है। शिजा जी, देखिए अंजना जी, वैसे तो मैं अनुशासन का पालन करता हूं, इसका मतलब ये नहीं मेरे साथ और मेरी पार्टी के साथ अन्याय हो, पर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं। आपका जो इस श्रृंखला में सवाल नंबर 2 था, वो सवाल था कि ऑपोजिशन के रूप में कांग्रेस की भूमिका को कैसे आंकते हैं लोग। तो 44% ने बोला अच्छा है, ठीक है, वो जो भी है, मतलब 56%। ये तो हमारे साथ कंपटीशन नहीं था, इट वाज कांग्रेस वर्सेस एसपी वर्सेस टीएमसी वर्सेस डीएमके वर्सेस एनसीपी, ये सारी पार्टीज थी। उसमें भी कांग्रेस को 50 के ऊपर नहीं मिला है, हालांकि ये सबसे बड़ी पार्टी है। मतलब 56% लोग कांग्रेस के परफॉर्मेंस को देखने के बाद बोल रहे हैं नहीं बाबा, तुम तो ऑपोजिशन के लीडर के भी लायक नहीं हो। 56% किसी और को चाहते हैं। और देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं, मी मराठी माणूस आहे आणि ज्यापेक्षा आलोक शर्मांनी यशवंत देशमुखला अपमान केला है, हे मराठी माणसांचा अपमान है। ही हैज इंसल्टेड मराठी माणूस ऑन दिस शो। मैं घोर आपत्ति करता हूं कि एक मराठी व्यक्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार यहां पर किया गया है, पूरा रिजल्ट डेटा जाने के बाद, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा है कि ये पूरा डेटा भी ये जिस प्रकार से, नहीं वो माने ना माने हमको भी पता है। ये देशमुख विलासराव देशमुख को कहां से है, ये देशमुख चिन्हित करके बार बार बोला इन्होंने। मैं मराठी लोगों की ओर से घोर आपत्ति दर्ज करता हूं। चलिए, मैं इस पे विषय में नहीं जाना चाहता, ये आलोक जी की पार्टी का सोच है, कैसे वो मराठी लोगों को गाली देना चाहते हैं। महाराष्ट्र में इस डिबेट को लोग देख रहे हैं। आखिरी में मैं केवल देखिए कहना चाहता हूं कि अभी देखिए एमएसपी पे 87% लोगों ने बोला, कितनी अच्छी बात है। केरल में एमएसपी और डिबेट को पूरा जरूर देखिए। अब जो मजा डिबेट में आने वाला है वो देख कर जाइए आप। आलोक शर्मा को गुस्सा बढ़ने वाला, और शहजाद पूनावाला, गोदी मीडिया एंकर, और जो सर्वे किया है सी वोटर के डायरेक्टर, उन सबकी धज्जियां उड़ने वाली। तो डिबेट अभी देखिए। एक बार कह दीजिए कि केरल में हम एमएसपी एपीएमसी लागू करके देंगे, एक को बार कह दीजिए, नहीं कह सकते। और यही मैं कह रहा हूं अंजना जी, ये कंपटीशन हमारे साथ तो नहीं है, जनता को भी पता है कि झूठ की एक्सपायरी डेट है। अब ये लोग जो है एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूं या तू आगे बढ़। लेकिन अगर ऐसा है शहजाद जी, तो कांग्रेस को गेन कैसे हो रहा है? पंजाब में नहीं, हरियाणा में नहीं, दिल्ली में नहीं, कहां तो है?
कांग्रेस को पर भरोसा कर रहे हैं, मैं तभी एक तो वाक्य में कांग्रेस कह को देता हूं, गेन मैं हो एक रहा है वाक्य, ना। एक लाइन का जवाब। जस्ट वन लाइन। कांग्रेस का गेन इक्वल समाजवादी टीएमसी लेफ्ट का पेन। ये पेन उनको देकर ये कांग्रेस गेन कर रही है। कांग्रेस जो कहा मोदी जी ने, ये परजीवी है। आलोक शर्मा जी, अब जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज भी बरकरार है और ये सच्चाई है कि 240 सीटें बीजेपी की 2.5 महीने पहले के रिजल्ट में आई है, आपकी 99 आई थी। लेकिन सिर्फ चिल्ला देने से ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई नेता सबसे बड़ा चैलेंजर बन के उनकी लोकप्रियता को 2 महीने में कुश्ती में पस्त कर देगा, है ना। तो आप अपने पॉइंट्स रखिए। और क्या आपको लगता है कि यहां से जो कांग्रेस पार्टी के आगे की सफर है उसमें आप सबसे बड़े चैलेंजर अगले चुनाव तक बन जाएंगे? देखिए, झूठ नेक्सस को तोड़ने के लिए कई बार चिल्लाना पड़ेगा और हम चिल्लाएंगे भी। केरल में केवल एमएसपी लागू ग्रेन्स पर नहीं है, फल और सब्जियों पर भी है। थोड़ा सा ज्ञान का वर्धन कर लें। अडानी पर सवाल आता है तो बीजेपी डिफेंड करने चलती है। सेबी पर सवाल आता है तो बीजेपी डिफेंड करने चलती है। मंडी है वहां पे, और देशमुख साहब, मंडी है। एक मिनट सुनिए ना भाई, वहां पे मंडी है। अरे भाई, मंडी बिहार में है क्या? हाँ या ना बोलो। बिहार में है क्या? अरे तो गुजरात में है क्या? आपकी सरकार थी, अरे गुजरात में है क्या? अरे आप लागू, बिहार में है क्या? अरे क्या बोले? बिहार में है क्या? बिहार में आप लागू क्यों नहीं किए? अंजना जी, मैं चुप बैठ जाता हूं, आप लोग अपना मुझे पूरा करने दीजिए शहजाद जी, बीच में नहीं। शहजाद जी, मैं आपको मौका दूंगी, रुक जाइए। मुझे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी दिखाना है। पूरा करने दीजिए आलोक जी। वापस आता हूं। क्या नेक्सस है? मराठी मानुस अब बात आती है, आरोप मत लगाइए। सेबी का चेयरमैन भागने लगे, मराठी मानुसों पर ये आरोप। अरे मैं आ रहा हूं ना, मैं अगर देशमुख जी, अरे भाई मराठी मानुष, अगर मराठू मानुष बदलापुर में रेप करेगा तो उसको भी आप बचाएंगे क्या? ये इमोशनल कार्ड खेलना बंद कीजिए। ये क्या बोल रहे हैं? चलेगा, ये क्या बोल रहे हैं? क्या होगी? ये क्या बोल रहे हैं? और चाहे कोई और भी हो। क्या बोल रहे हैं? वापस आता हूं, मैं फिर वापस आता हूं। ये मराठी फिर मानुस वापस आता हूं। क्या? नहीं, ये महाराष्ट्र का अपमान है। अंजना जी, महाराष्ट्र का अपमान है। मराठी मानुष ने रेप किया क्या उसको बचाएंगे क्या आप? ये कैसे बोल दिया इन्होंने? अरे छोड़िए ना, अपमान कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहस का स्तर यहाँ पहुंच गया है कि अब इस बहस को आगे ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब अनंत बहस हो सकती है, लेकिन मैं 3-3 लाइन में आप दोनों से 3-3 लाइन आप दोनों से चाहती हूँ कि अपनी अपनी पार्टी की तरफ से बिल्कुल बहस नहीं दो करना चाहूंगा। आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कहना चाहिए आलोक जी? शो को छोड़ना चाहूंगा। अब खत्म हो गया आलोक जी, मैं चाहूंगा कि शो वैसे भी खत्म हो गया है। आपने मुझे बोलने नहीं दिया और पूरी तरह से मैं चाहूंगा आपने सबसे ज्यादा बोला है, सबसे ज्यादा चिल्लाया है। अगर आप रिवाइंड करके शो देखेंगे ना तो आलोक जी आपको समझ में आएगा। चिल्लाना बंद कीजिए, चिल्लाना बंद कीजिए। मैं अभी भी मौका दे रही हूँ, बोलिए। जी, ये प्रायोजित कार्यक्रम था, मैं चिल्ला नहीं रहा। बोलना है, मैं बोलना है, नहीं बोलना है कि 2 महीने के अंदर आप बोल रहा हूं मैं, 2 महीने के अंदर बोलिए। नीट एग्जाम जैसा कांड हुआ, यूपीएससी का चेयरमैन भगोड़ा होकर भाग के चला गया, दर्जनों ट्रेन के एक्सीडेंट हो गए, दर्जनों आतंकवादी घटना हो गई, और सेबी और हिंडनबर्ग के जो नेक्सस है वो पकड़ में आ गया, और यहां पर कुछ दलाल टाइप लोग बैठकर और मोदी नामा पढ़ रहे हैं हंसते हुए। दुर्भाग्य है। मुझे 2 कारण बताएं कि मोदी जी की किस तरह से। आलोक जी, आपकी भाषा आपको मुबारक, और आप जिस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल टीवी पर कर रहे हैं इस वक्त, वो सबको शर्मसार करता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोगों ने देखा कि इंडिया टुडे ने एक सर्वे कराया जिसमें मोदी जी का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है। वहीं इस सर्वे में बताया गया है कि बेरोजगारी चरम पर है और 46% हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में 47%, और जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर बेरोजगारी चरम पर है। लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। इस तरीके का सर्वे हुआ, जिसके बाद आलोक शर्मा ने उनकी अच्छी धज्जियां उड़ाई। आलोक शर्मा ने इस सर्वे को पूरा बीजेपी का सर्वे बता दिया। इस जो है सर्वे को करने के लिए बीजेपी से पैसे लिए हैं। यशवंत देशमुख ने, जो सी वोटर के डायरेक्टर हैं, इस तरीके की बात कही। आप लोगों को क्या लगता है, क्या जो आलोक शर्मा ने बातें कही वो सही थी? क्या गोदी मीडिया फिर से एक्टिव हो गई है? क्योंकि 4 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, तो उसको लेकर मोदी जी की तारीफ में लग गई है, जैसा आलोक शर्मा ने कहा। आप लोग इस पर क्या कहते हैं? अपनी राय जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करके जाइए।